हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन है, उसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। जो आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर का। यहाँ से आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यहाँ पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के अंत तक प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आज आप हमारे चैनल्स की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए मात्र आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो है 89 रुपीज़ ओनली। आपको 89 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेते हो तो मैं आपको वहां पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराऊंगा आपसे, आपके स्टडीज़ से रिलेटेड। यदि आपके स्टडी से रिलेटेड आप कोई भी कमेंट करते हो तो मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपके लिए, यदि आप मेंबरशिप लेते हो तो आपके लिए समय समय पर कम्युनिटी पोस्ट भी डालता रहूँगा, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो कम्युनिटी पोस्ट उन्हीं को दिखाई देगी जो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेंगे। तो यदि आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो आपका 89 रुपीज़ रखा गया है, ये आपका पर मंथ के लिए है। मतलब जब एक बार आप 89 रुपीज़ पेड करेंगे तो वो आपका एक मंथ के लिए वैलिड होगा। तो आप चाहें तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा फ्लूइड होता है यानी तरल होता क्या है, उसके बारे में। तो तरल हमारे वे पदार्थ होते हैं जो बहने की क्षमता रखते हैं, तथा जिस बर्तन में हम उन्हें से रख देते हैं उसी का शेप एंड साइज ग्रहण कर लेते हैं, वही हमारे फ्लूइड कहलाते हैं, यानी उसी को हम तरल कहते हैं। वैसे तो बात करें हम, तो हमारा तरल पदार्थ होते हैं उसमें काफ़ी अधिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर द्रव इंजीनियरिंग के अंतर्गत यहाँ पर मुख्यतः पानी से संबंधित अध्ययन हम करने वाले हैं। तो किसी गुण में जितने भी प्रमुख गुण होंगे उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तरलों में जो मेनली आपके जो पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं वो हैं आपके 12। तो इन्हीं 12 पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर विद डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट आता है घनत्व। तो यहाँ पर आपका घनत्व का गुण होता है तरल में, जिसको हम इंग्लिश में डेंसिटी भी कहते हैं, मास डेंसिटी भी कहते हैं, या इसी को हम स्पेसिफिक मास भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम घनत्व की डेफिनेशन देख लेते हैं कि घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी तरल की इकाई आयतन की जो मात्रा होती है उसी को ही हम घनत्व कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हमारा यहाँ पर है कि किसी भी तरल की इकाई आयतन की जो मात्रा होती है, मतलब किसी भी तरल का जो एक यूनिट आयतन की जो भी मात्रा होगी वही आपका घनत्व कहलाएगी। इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर माना कि यदि किसी तरल की मात्रा कैपिटल एम हो तथा उस तरल का आयतन कैपिटल वी हो, तो वहाँ पर तरल का घनत्व हम लिख सकते हैं तरल का घनत्व बराबर तरल की मात्रा बटे तरल का आयतन, या इसी को हम लिख सकते हैं रो बराबर रो, मतलब आपका घनत्व रो बराबर एम अपान वी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है घनत्व का, रो बराबर कैपिटल एम अपान वी, जहाँ कैपिटल एम जो है वो है तरल पदार्थ की मात्रा है और जो आपका कैपिटल वी है वो है तरल पदार्थ का आयतन। तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए इसकी अभी यूनिट्स देख लेते हैं कि इसकी जो एमकेएस में यूनिट होती है वो क्या होती है। तो जो हमारा घनत्व होता है उसका एमकेएस में जो मात्रक होता है केजीएम पर मीटर क्यूब होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं किलोग्राम फोर्स सेकंड स्क्वायर अपान, इसको हम लिख सकते हैं मीटर की पावर 4, या इसी को हम लिख सकते हैं कि किलोग्राम फोर्स सेकंड स्क्वायर मीटर की पावर -4, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। अब बात करें घनत्व की एसआई मात्रक में इसकी यूनिट क्या हो जाती है। तो एसआई मात्रक में इसकी यूनिट होगी किलोग्राम
पर मीटर क्यूब, या इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। ठीक है, तो ये आपकी सीजीएस हो गई, सॉरी ये आपका एमकेएस में यूनिट हो गया घनत्व का, ये हो गया आपका एसआई में यूनिट। अब यहाँ पर नोट पॉइंट देख लेते हैं कि जो तरल का घनत्व होता है उसके तापमान व दाब के परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। कहने का मतलब हमारा नोट पॉइंट में ये है कि किसी भी तरल का जो घनत्व होता है उसके तापमान में जब परिवर्तन होगा और उसके दाब में जब परिवर्तन होगा तो उसी परिवर्तन के साथ उस तरल के घनत्व में भी परिवर्तन लगातार होता रहता है। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं आपेक्षिक भार, या इसी को हम भार घनत्व भी कहते हैं, या इसी को हम विशिष्ट भार के नाम से जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में स्पेसिफिक वेट के नाम से जानते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में वेट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। किसी तरल के इकाई आयतन के भार को उसका आपेक्षिक भार या उसका आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। कि दोनों जो डेफिनीशन है यहाँ पर मिलती जुलती, जैसे घनत्व की जो डेफिनीशन होती है किसी तरल के इकाई आयतन की जो मात्रा होती है वो उसका घनत्व कहलाती है। बात करें आपेक्षिक भार या भार घनत्व की, तो किसी तरल के इकाई आयतन के भार को उसका आपेक्षिक भार या घनत्व कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों डेफिनेशंस में, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो यह जो आपका होता है यहाँ पर आपेक्षिक भार कहें या विशिष्ट भार कहें, यह इकाई आयतन से इकाई आयतन के जो तरल पर लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे यह प्रदर्शित करता है। मतलब यह जो है, मतलब हमारे बात करें यहाँ पर स्पेसिफिक वेट की, तो जो हमारा स्पेसिफिक वेट होता है वो आयतन के इकाई आयतन के तरल पर लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल को यह प्रदर्शित करता है। अतः इसकी जो इकाई होती है वो बल प्रति इकाई आयतन होती है, और इसे हम सामान्यतः स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम यहाँ पर मान लें यदि तरल के लिए वी घन मीटर आयतन का भार जो है हमारा डब्ल्यू किलोग्राम फोर्स यानी डब्ल्यू न्यूटन हो, तो वहाँ पर हम आपेक्षिक भार या विशिष्ट भार को लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपान वी। जो आपका कैपिटल डब्ल्यू है वो बताता है आयतन के भार को, और यहाँ पर कैपिटल वी बताता है तरल के घन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब, या इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर देखिए जो 760 mm पर दाब, जो 760 mm दाब पर जो हमारा पारा होता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो जल का अपेक्षिक भार होता है वो दोनों मिलकर आपका हो जाता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट टर्म आपेक्षिक भार तथा घनत्व में संबंध क्या होता है। तो इसको संबंध निकालने के लिए हमें फार्मूला आना चाहिए कैपिटल डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी, जहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू आपका मास बताता, मतलब यहाँ पर वेट को बताता है, एम आपका मास को बताता है, जी आपका ग्रेविटी बताता है। तो देखिए कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है, ये आपका होता है डब्ल्यू अपान वी, ये अभी मैंने बताया ये होता है हमारा स्पेसिफिक वेट। हमें चाहिए कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू, तो इसको हम कर लेंगे इधर, तो ये आपका डब्ल्यू इंटू वी हो जाता है। यहाँ से हम एम को चेंज कर लेंगे। एम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जो हमारा घनत्व का होता है रो बराबर एम अपान वी। तो हमें चाहिए कैपिटल एम या स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे निकाल, तो आ जाएगा रो इंटू वी, और यहाँ पर बी और वी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा डब्ल्यू बराबर रो इंटू जी, और ये जो संबंध आपका होता है वो होता है घनत्व तथा आपेक्षिक भार में, ये आपका संबंध होता है डब्ल्यू बराबर रो इंटू जी का संबंध होता है। ठीक है, कि एफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर भी है जो हमारा है कि ताप परिवर्तन का जो द्रव के घनत्व पर तो बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि हम गैस में ताप परिवर्तन की बात कर दें तो उसके घनत्व में काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर डेफिनीशन आती है आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व, या इसी को हम विशिष्ट घनत्व कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को हम स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं
कि तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को तरल का आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। कहने का मतलब है हमारा कि किसी तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ के जब हम घनत्व का रेशियो निकालते हैं तो उसी के रेशियो को हम आपेक्षिक घनत्व के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि तरल के आपेक्षिक भार और मानक पदार्थ के आपेक्षिक भार का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम आपेक्षिक घनत्व के नाम से जानते हैं। इसको आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि जब हमारा कोई फ्लूइड होता है तो उसका आपेक्षिक भार तो होता है और जो उसका मानक पदार्थ के साथ आपेक्षिक भार होगा उसका जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो हमारा आपेक्षिक घनत्व ही कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आपका ससंजन बल क्या होता है, इसी को हम कोहेशन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद आसंजन बल जिसको हम एडहेशन के नाम से भी जानते हैं। ये तो आपको पता होगा कि ससंजन या असंजन होता क्या है। मैं एक बार जल्दी से इसका फिर से रिवीजन करा दूं आपका कि ससंजन तरल वह तरल हो ये एक बार फिर इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से कि ससंजन तरल का वह गुण होता है जिसके कारण जिसके कारण एक ही तरल के दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब हमारा है कि ससंजन बल जो होता है द्रव का या तरल का वह गुण होता है जिसके कारण एक ही तरल के दो कण जो होते हैं वे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे हमारा मान लें यहाँ पर एक पानी की बूंद हमारी ये रखी है, दूसरी पानी की बूंद हमारी ये रखी है, तो ये क्या करेंगे कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। यदि ये एकदम पास पास होते हैं तो इनमें ससंजन का जो बल होता है वो काफ़ी अधिक होता है। आपने देखा होगा कि जब जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं यदि पास पास होती हैं तो कुछ समय बाद ससंजन बल के कारण वो आपस में मिल जाती हैं, इसी को ही हम ससंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनीशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डेफिनीशन आता है यहाँ पर आसंजन बल। आसंजन बल को हम इंग्लिश में एडहेशन के नाम से जानते हैं। तो इसके डेफिनीशन देख लेते हैं। तो आसंजन जो होता है तरल का वह गुण होता है जिसके कारण दो असमान तरल के कण, मतलब एक हमारा जैसे पानी हो गया, दूसरा हमारा हो गया और एक हमारा पारा हो गया, दोनों हैं तो तरल ही लेकिन पानी अलग होता है, पारा आपका अलग होता है। चलिए इसकी डेफिनीशन मैं एक बार पढ़ दूं, उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करूंगा जिससे आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाए। तो जो आसंजन होता है तरल का वह गुण होता है जिसके कारण दो असमान तरल के कण अथवा एक तरल तथा एक किसी ठोस के कण जो हैं आपस में चिपके रहते हैं या आकर्षित होते रहते हैं उसे ही हम आसंजन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये है कि आसंजन जो होता है वो तरल का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण दो असमान तरल, मतलब एक जैसे हमारा वाटर हो गया, दूसरा हमारा पारा हो गया, ठीक है, अथवा एक तरल मान लिया हमारा वाटर है, दूसरी हमारी कोई सॉलिड चीज़ है वो है लकड़ी, जब इनके कण आपस में चिपके रहते हैं तो उसी को ही हम आसंजन के नाम से जानते हैं। जैसे आपका लकड़ी हो गया, और जब क्या करते हैं कि लकड़ी और पानी को जब एक दूसरे के ऊपर भिगाते हैं तो वहाँ पर हमारा आसंजन फोर्स क्रिएट हो जाता है। और बात करें आपके जो अलग अलग आपका तरल की बात कर रहा है, जैसे आपका एक तरल हो गया पानी हो गया, दूसरा आपका हो गया पारा, जब इनको दोनों को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर हमारा आसंजन बल उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आपकी डेफिनीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में आता है विस्कोसिटी, जिसको हम श्यानता के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। जो श्यानता होता है वो किसी तरल का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण तरल की जो एक लेयर होती है दूसरी लेयर पर फिसलने का विरोध करती है, उसे ही हम विस्कोसिटी कहते हैं या उसे ही हम श्यानता के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब हमारा श्यानता में ये है कि जब इसमें तरल की एक लेयर होती है वो दूसरी लेयर को फिसलने का विरोध करे तो उसे ही हम श्यानता कहते हैं या उसे ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर डेफिनीशन देख लेते हैं पृष्ठ तनाव, इसको हम सरफेस टेंशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं पृष्ठ तनाव होता क्या। पृष्ठ तनाव को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम यहाँ पर खींचा है, अभी आपको मैं इसके एक्सप्लेन कर समझाता हूँ जिसके
से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ तनाव जान लेते हैं होता क्या है। जो पृष्ठ तनाव होता है वो किसी द्रव का गुण होता है जो उसे तनाव प्रतिबल रोधी बनाता है, मतलब जो उसे तनाव को सहने के लिए कुछ बल प्रदान करता है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। और यह द्रव की सतह पर अणुओं के मध्य सहसंजन के गुण के कारण होता है। जो हमारा पृष्ठ तनाव होता है वो हमेशा द्रव की सतह पर सहसंजन के गुण के कारण लगता है। तो बात करें हम यहाँ पर, जैसा कि डायग्राम में आपको यहाँ पर 3 छोटे-छोटे अणु मान लीजिए, ये आपका पूरा वाटर है, यहाँ तक ये आपका ये जितने हैं ये आपके अणु हैं पानी के। ये आपका जो है ये मुक्त सतह होती है, फ्री सरफेस है ये वाली हमारी। और यहाँ पर इसके नीचे हमारा यहाँ पर पूरा कोई द्रव भरा है। तो एक द्रव जो है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 3 अणु है। जो हमारा बीच वाला अणु है वो आपने 2 बगल वाले अणुओं के कारण क्या है, वो दबाव के कारण क्या है, वो संतुलन की अवस्था में है। तो जब ये हमारा दबाव के कारण संतुलन की अवस्था में होगा तो इन द्रवों के कारण इसके ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई होगा। और हमारा देखिए यहाँ पर जो हमारी मुक्त सरफेस है, यानी मुक्त सतह है हमारी, उसके ऊपर तो कोई अणु है नहीं, तो वहाँ से ऊपर से तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो जो फोर्स लगेगा आपका यहीं से लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा वो आपका द्रव की सतह के लंबवत होगा। जिसके कारण क्या होता है कि द्रव की जो ये सतह होती है यहाँ पर मुक्त सतह पर अणुओं की एक प्रत्यास्थ झिल्ली बन जाती है। यह जो झिल्ली बनती है इसी के कारण ही कोई द्रव जो होता है, किसी द्रव में कोई जो सुई होती है वो मुक्त सतह पर तैर जाती है, इसी को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है कि कोई सुई जो होती है वो द्रव की सतह पर तैर जाती है। ठीक है। अब पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका हो गया बारिश में पानी की गिरती हुई बूंदों का गोल हो जाना, संसंजन तथा तनाव बल के कारण होता है, वो आपका पृष्ठ तनाव के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है किसी वृक्ष में द्रव का चढ़ना, जैसे पेड़ की पत्तियों तक द्रव का पहुंचना, वो भी आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कैपिलरी जो क्रिया होती है वो भी आपके पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। और जो बात करें आपका पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक की, तो यहाँ पर द्रव की प्रकृति भी उसको प्रभावित करती है कि किस प्रकार का द्रव है वो हमारा पृष्ठ तनाव को प्रभावित करेगा। उसकी गतिज ऊर्जा मतलब अर्थात अणुओं का जो तापमान होगा उस पर भी वो प्रभावित करेगा पृष्ठ तनाव को। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब पढ़ लेते हैं जल्दी से केशिका क्रिया या केशिकात्व के बारे में, जिसको हम कैपिलरिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम जल्दी से देख लेते हैं। तो द्रव और ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल, आसंजन तथा किसी अणु के एक ही अणुओं में आपस में आकर्षण बल जो होता है उसे हम सासंजन कहते हैं, ससंजन कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है हमारा इन लाइनों का यहाँ पर कि द्रव और ठोस के जो अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है वो आसंजन के कारण, तथा द्रव के ही अणुओं के में जो आपस में जो आकर्षण बल होता है वो सासंजन कहलाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा कि सासंजन और असंजन होता क्या है। अब पढ़ लेते हैं कि इसका तो क्रिया क्या होती है, कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी होती क्या है। केशिका क्रिया या केशिकत्व जो हमारा एक ऐसा क्रिया होता है जिसमें एक द्रव अपने विशिष्ट गुरुत्व के अनुसार एक कम व्यास की कांच की नली में अपने सामान्य स्तर से ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है। यह द्रव जो होता है वो कणों के आसंजन तथा ससंजन के कारण उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट डेफिनीशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनीशन हमारी यहाँ पर आती है दाब एवं वाष्प दाब क्या होता है, प्रेशर एंड वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में इसकी डेफिनीशन सीख लेते हैं। तो किसी तरल द्वारा सतह के इकाई, यहाँ पर आपका क्षेत्रफल होना चाहिए तो इसको आप क्षेत्रफल बना लेंगे। तो किस तरल द्वारा किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब या इकाई दाब कहलाता है। इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। हमने माना कि किसी सतह का एक क्षेत्रफल है, उस पर जो लगने वाला कुल दाब है वो कैपिटल पी है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं फार्मूले में कि स्मॉल पी बराबर कैपिटल पी अपान कैपिटल ए।
इन दोनों का रेशियो ही हमारा जो है वो दाब के बराबर होता है। या इसी को हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि किसी क्षेत्रफल के इकाई आयतन पर यहाँ पर इकाई आयतन नहीं होगा, यहाँ पर आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि किसी सतह के क्षेत्रफल पर लगने वाला कुल दाब और सतह का जो क्षेत्रफल होता है उन दोनों के रेशियो को हम वहाँ पर दाब कहते हैं। इसे हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है संपीड्यता, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, या इसका जो आयतन गुणांक होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो तरल का एक ऐसा गुण होती है जिसके कारण तरल पर बाह्य दाब लगाने पर उसके आयतन में कमी आ जाती है, तो उसे हम संपीड्यता कहते हैं। और आयतन गुणांक जो होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रतिबल और विकृति के जो अनुपात होता है वो आयतन गुणांक कहलाता है। इसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट और अंतिम डेफिनेशन देख लेते हैं इस टॉपिक की। आपेक्षिक आयतन क्या होता है? तो तरल के इकाई आयतन, जो हमारा तरल होता है तो तरल के इकाई भार के आयतन को उसका आपेक्षिक, या इसी को हम विशिष्ट आयतन कहते हैं। या इसी को आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि किसी तरल के जो इकाई भार का आयतन होता है और जो उसका आपेक्षिक आयतन होता है, यदि हम दोनों का रेशियो कर देते हैं तो वो हमारा आपेक्षिक आयतन के बराबर हो जाता है। इसी को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, तो उसी को यहाँ पर Vs से डिनोट किया गया है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब पर किलोग्राम फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट। जल का जो आपेक्षिक आयतन होता है वो होता है 1/1000, या इसी को हम लिख सकते हैं kgf में 10⁻³ मीटर क्यूब पर किलोग्राम फोर्स। तो ये था फ्रेंड्स आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का पूरा टॉपिक्स जो अभी एंड हो चुका है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।